Our next session brings together three key chief ministers of the Bharatiya Janata Party. One is a three-term veteran, the other has been 3 years in office, and the third is relatively new to the chair. Shivraj Singh Chauhan is the Chief Minister of Madhya Pradesh, India's second largest state. In fact, he's held that job for more than a dozen years now, making him the state's longest-serving Chief Minister. The state was considered a weakling before he took over in 2005. Now it is ranked amongst the top 5 in the ease of doing business rankings. Its per capita income has quadrupled. May I invite Shri Shivraj Singh Chauhan, the Chief Minister of Madhya Pradesh, on stage. Mr. Manohar Lal is the first BJP Chief Minister of Haryana, coming to power in late 2014. One of his administration's key achievements has been the improvement of sex ratio of girls to boys in Haryana, which used to be a big laggard in this regard. May I invite Manohar Lal, the Chief Minister of Haryana. And finally, Jairam Thakur became the Chief Minister of Himachal Pradesh late last year. He's a 5-term MLA from a very humble background who joined the BJP student wing while he was in college. He's known to be the gentle face of the BJP for his non-confrontational style of working. May I invite Jairam Thakur, the Chief Minister of Himachal Pradesh. And to moderate this session, which is titled Nayi Rahein, Naye Sapne, may I invite Amish Devgan, Executive Editor of News 18 India. थैंक यू सो मच जाका। और ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वो नए सपने हैं, वो नई राहें हैं जो ये देश देखना चाहता है, जो ये मुल्क देखना चाहता है। As we talk about rising India, we talk about rising states also. और इस सेशन को शुरू करने से पहले, क्योंकि मेरे साथ देश के 3 बड़े मुख्यमंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान साहब हैं, खट्टर साहब हैं और जयराम ठाकुर साहब हैं, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि राइजिंग इंडिया का आइडिया राइजिंग स्टेट से आया। हमने हर प्रदेश में जाकर, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो गुजरात हो, हर राज्य में राइजिंग सीरीज करी। ये सेशन हमने रखा उन स्टेट्स के लिए जो स्टेट्स भारत को लीड कर सकती हैं। और सबसे पहले चौहान साहब, मैं आपके पास आता हूं। पहला सवाल आपसे यही है मेरा, आज जब हम राइजिंग इंडिया की बात करते हैं तो राइजिंग मध्य प्रदेश बेहद जरूरी हो जाता है। भारत की जीडीपी 7% के आसपास ग्रो कर रही है, मध्य प्रदेश की जीडीपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन फिर भी जॉब्स नहीं क्रिएट हो पा रहे। ये एक सवाल इस देश के सामने है। आपका टेक क्या है बतौर मुख्यमंत्री, क्योंकि अब इसी साल आप चुनाव में जाएंगे। चुनाव के डर से आपको नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन आपने मध्य प्रदेश की जीडीपी की बात कही। राइजिंग इंडिया के लिए राइजिंग स्टेट बहुत जरूरी है। पर कैपिटा मध्य प्रदेश की बढ़ के 6 गुना हुई है। सकल घरेलू उत्पाद अगर मध्य प्रदेश का देखें तो 98,000 कभी 2003-04 में हुआ करता था, आज बढ़ के 6.5 लाख करोड़ हो गया है। जॉब्स का जहां तक सवाल है, एक तो हमने ध्यान दिया अपनी खेती पे, क्योंकि तत्काल अगर मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में रोजगार के अधिकतम अवसर अगर हम दे सकते हैं तो कृषि के विकास से दे सकते हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है कि मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट लगातार 5 साल से 20+ बनी हुई है, शायद देश नहीं दुनिया में सर्वाधिक है जी। और उसके लिए हमने जो प्रयास किए, मैं जब चीफ मिनिस्टर बना, मध्य प्रदेश में सिंचाई केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में होती थी, आज 40 लाख हेक्टेयर में होती है और आने वाले 2025 तक हम बढ़ा के 80 लाख हेक्टेयर करेंगे। तो खेती में कैसे हम अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा करें, एक तो हमने वो कोशिश की। लेकिन केवल खेती नहीं, प्रधानमंत्री जी का प्रिय मिशन है स्किल डेवलपमेंट मिशन। मध्य प्रदेश में हमने लक्ष्य तय किया, टारगेट तय किया। हमने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 5 वहां किए। पर आपको लगता है ये जो इन्वेस्टर समिट करते हैं उसका कुछ बड़ा फायदा होता है? क्योंकि एक शिकायत रहती है कि सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं हो जाती हैं, कुल मिलाकर प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती, विच इज नीडेड फॉर द स्टेट। ये बात सच है कि 5 लाख करोड़ के 2014 में हमने करार किए थे, MOUs किए थे, लेकिन जमीन पे उतरे 2 लाख करोड़ के। लेकिन 2 लाख करोड़ के इस दौर में अगर जमीन पे उतरे हैं करार
मैं उसको भी महत्वपूर्ण मानता हूं। और उससे लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है MSME हमारे लिए। लघु और कुटीर उद्योगों का जाल हमने मध्य प्रदेश की धरती पर फैलाया है और 15 लाख लोगों को रोजगार के अवसर हमने सृजित करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में हमने स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री जी की स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जैसी योजना बनाई और लगभग हम 7.5 लाख लोगों को हर साल रोजगार देने का काम कर रहे हैं। युवा उद्यमी जैसी योजना में हमने तय किया कि हमारे जो नौजवान जिनके पास इनोवेटिव आइडिया है उनको बैंक लोन देगा, जिसकी गारंटी सरकार लेगी। 10 लाख से लेके 1-2 करोड़ रुपए तक का लोन, 15% उसमें हम उनको सब्सिडी देते हैं। 7 साल तक 5% इंटरेस्ट सब्सिडी देते हैं। और उसमें हमारे मध्य प्रदेश के जो नौजवान, क्योंकि मेरा तो सपना है कि हम केवल बाहर से इन्वेस्टमेंट ना लाएं, बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती से मध्य प्रदेश के नौजवानों को खड़ा करें, उस दिशा में भी हम तेजी से काम कर रहे हैं। मैं बढ़ता हूं खट्टर साहब की तरफ। खट्टर साहब, अगर किसी भी स्टेट को राइज करना है तो उसके लिए कानून व्यवस्था बहुत जरूरी है। कानून व्यवस्था पर हरियाणा में कुछ सवाल भी खड़े हुए जिसके आपने समय समय पर जवाब भी दिए। क्या आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर एंड ग्रोथ ऑफ अ नेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ स्टेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट, मिस्टर खट्टर? देखिए, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हरियाणा स्टिल ए पीसफुल स्टेट। हरियाणा में कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति की बहुत कोई अवस्था ऐसी खराब ऐसा नहीं है। लेकिन सिटीज लाइक गुरुग्राम एंड फरीदाबाद, ये कुछ ऐसे शहर हैं जो बहुत इमर्जिंग सिटीज हैं। इसकी छोटी मोटी घटना भी है, उसकी रिपोर्टिंग के कारण से कई बार ऐसा पोज किया जाता है कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पिछले दिनों में 1 महीने में ऐसा जरूर आया कि कुछ रेप्स की घटनाएं, मर्डर की घटनाएं हुई, लेकिन ये घटनाएं पहले भी होती रही हैं। उनके लिए हमने सख्त से सख्त प्रावधान कानून में अमेंडमेंट करके भी हमने किए हैं। अभी कल के दिन ही हमने एक्ट पास किया कि जिसमें 12 साल से नीचे की किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी लड़की के साथ अगर रेप जैसी कोई घटना होती है तो हम कैपिटल सेंटेंस, मृत्यु दंड का प्रावधान उन्होंने किया है। हमने मध्य प्रदेश ने भी किया हुआ है, हमने किया है, राजस्थान ने किया है। लेकिन सर, लॉ एंड ऑर्डर की तो समस्या रही हरियाणा में। कई सारे एग्जांपल्स देखे पिछले कुछ समय में हमने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। हाँ, कई बार दिक्कतें आई, चाहे वो बाबा राम रहीम का केस हो, चाहे वो दूसरे केसेस हो। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमको विरासत में मिली हैं। अब रामपाल की घटना लें तो हमने जैसे ही टेक ओवर किया उसके जस्ट 15 दिन के बाद रामपाल का एक ऑर्डर हुआ कि उनको कोर्ट के अंदर उसको पेश करना है। अब वो 15,000 लोगों के बीच में घिर करके एक व्यक्ति बैठा तो उसको वहां से निकालना, लेकिन बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमने गोली नहीं चलाई और 7 दिन हमको लग गए, उनको बाहर निकाला हमने। और वो भी बात कही जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है। एक सक्सेसफुल ऑपरेशन विदाउट एनी लॉस वो हमने किया, वो कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं थी। एक विषय जरूर उसमें आता है, वो आता जाट आंदोलन का। जाट आंदोलन के समय ये मैं उस जाट आंदोलन पे भी आऊंगा और आरक्षण पे भी आऊंगा। क्या देश को अगर आगे बढ़ना है तो आरक्षण कितना जरूरी है, मैं इस पर क्योंकि आपको मुझे पता है परेशानी हो जाएगी इस सवाल का जवाब देने के लिए। कोई परेशानी नहीं है। आपको क्या लगता है आरक्षण देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है? क्योंकि जाट आरक्षण की डिमांड कई बार हरियाणा में हो चुकी है, आंदोलन हो चुके हैं। 40 सेकंड है सर आपके पास। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस आरक्षण की व्यवस्था की थी और उसका जो हेतु था वो हेतु था कि समाज के अंदर कुछ ऐसे वर्ग हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जिनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी एक व्यवस्था, जीवन स्तर उनका ऊंचा उठाने के लिए, उस समय की एक आर्थिक तौर पर उनका ऊंचा उठाने के लिए रिजर्वेशन बहुत आवश्यक था। समय समय के हिसाब से उसका एक विश्लेषण किया जाना चाहिए था, लेकिन वो एक ऐसा ट्रेंड बन गया और ट्रेंड बनने के बाद धीरे धीरे उसको एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स का जोड़ करके देखा जाने लगा। तो एक ऐसी एक विषय है जिसके ऊपर पूरा उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, देश भर में इसके ऊपर खुला विवाद होना चाहिए, खुद वाद होना चाहिए। इस डिस्कशन के बाद ही, सारे देश की सहमति के बाद इसमें से विषय निकल सकते हैं। हाँ, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोग हैं उनको कोई ना कोई सरकारी सहायता, उनको समान अवसर ये मिलने ही चाहिए, क्योंकि अगर समान अवसर डाउन ट्रोडन को नहीं मिलेंगे तो मेन लाइन में नहीं आ सकेंगे। वो रिजर्वेशन के माध्यम से हो सकता है, वो उनको कुछ कंसेशन इन एजुकेशन हो सकता है, अदर कंसेशन इन जॉब्स हो सकता है, ये सब उनको लेकर करना पड़ेगा। मेरे साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं और कंगना रनौत, क्योंकि खुद हिमाचल से हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अपने घर का गृह प्रवेश भी करके आई हैं। उनसे भी मैं एक सवाल लूंगा आपके लिए। जयराम जी, आपके पास मैं आता हूं और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब आप, क्योंकि खट्टर साहब तो 2014 में मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन एक ऐसी चीज जो आप शिवराज सिंह चौहान से सीखेंगे
कि हिमाचल में बीजेपी का भी 15 साल तक राज रहे, वो क्या होगी? अभी आप नए नए आए हैं तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान जी से एक बात सीखने की नहीं, बहुत बातें सीखने के लिए हैं जी। और हमारे लिए ये खुशी की बात है, इनसे सीखने के लिए मिलेगा। इनकी जीवन की सादगी, सहजता और मिलनसार जो लोगों के बीच में, ये इतना बड़ा संदेश पूरे देश में नीचे तक है। मुझे लगता है कि ये एक बात काफ़ी है, जिस बात के आधार पर हम जो है कई सालों तक हिमाचल प्रदेश में भी उसको अगर अनुसरण करें, अनुसरण करने के साथ आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ताकत हमको मिलेगी। जी, चलिए मेरे साथ कंगना रनौत हैं। कंगना के पास मैं चाहता हूं माइक पहुंचे। और कंगना, यू वांट टू आस्क समथिंग टू हिमाचल सीएम, योर होम स्टेट सीएम? नाउ दिस विल बी इंटरेस्टिंग। Your demand from your CM? Well, I have a lot of demands. Make one. First, let's see he fulfills that or not. Connectivity. Connectivity is a big challenge क्योंकि मैं वहाँ पे शूट कर रही थी and lot of people couldn't come. वो उनका यही शिकायत थी कि there is no connectivity to places like Manali, Lahaul Spiti, Dharamshala. I mean Dharamshala of course because of the Dalai Lama. Otherwise there are many places. And I think Sir has addressed it. I have heard आपने अपने इंटरव्यू में कहा है कि connectivity is going to be one of your priority. So he is addressing that. कनेक्टिविटी के ऊपर आप कुछ कहना चाहते हैं? हिमाचल में कनेक्टिविटी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तमाम पहाड़ी राज्यों में ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन हिमाचल पर आपका क्या टेक है? निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश बहुत सुंदर है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप हिमाचल आइए। लेकिन जहां तक एक विषय है, पर्यटन की दृष्टि से हमारे पास बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा पोटेंशियल हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सबसे बड़ी बात हमको बाधा यही आती है कनेक्टिविटी का इशू। अब मैं इस बात के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि अभी उन्होंने नेशनल और खासतौर से गडकरी जी का हमको हिमाचल प्रदेश के लिए 4 लेन और नेशनल हाईवे के 69 प्रोजेक्ट स्वीकृत किया, जिससे कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा इशू मुझे लगता है कि हमारा उसका समाधान होगा। और जो पूरा देश दुनिया से जो हिमाचल देखना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बसना चाहते हैं, तो वो लोग आने के लिए वहां पर जो है मुझे लगता है कि उनको एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। शिवराज जी, एक पॉलिटिकल सवाल, क्योंकि इस साल चुनाव है और अभी बीजेपी ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत हासिल करी, लेकिन उसके बाद एक ऐतिहासिक हार भी हासिल कर ली गोरखपुर के अंदर, क्योंकि वो सीएम का क्षेत्र था योगी आदित्यनाथ का और वहां पर हारी भारतीय जनता पार्टी। क्या उसने आपके दिल की धड़कन को थोड़ा बढ़ा दिया है, क्योंकि इस साल चुनाव होने वाले हैं? अपना दिल धड़कता है तो केवल जनता के लिए धड़कता है, और धड़कते समय कम या ज्यादा धड़कने हो, हम कभी ना सोचते हैं और ना कभी ये चीज परेशान करते हैं। पर आपको लगता है कि एक सरप्राइज था वो हार गोरखपुर के अंदर स्पेशली? उसके बारे में तो उत्तर प्रदेश के हमारे नेता बताएंगे आप। जी, और मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार आपको मध्य प्रदेश का मामा कहा जाता है, लेकिन इस बार महाराजा कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि मैं फूल माला नहीं डालूंगा जब तक मामा को नहीं हटाऊंगा। क्या कहना चाहते हैं आप? तो फूल माला वो डाल पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, या आप डाल देंगे? माला उनके गले में डले न डले ये तो उनकी पार्टी तय करे। पहले तो माला डालने का काम उनकी पार्टी को ही करना है। वहां घमासान मचा हुआ कि कौन लीड करे। मैं तो कांग्रेस से अपील करूंगा कि उनको प्रोजेक्ट कर दे और हो जाए, देखें किसके गले में माला डलती है। जी, आपको लगता है कि आखिरकार 15 साल बाद शिवराज चौहान की सरकार में या फिर बीजेपी की सरकार में ऐसा क्या दमखम है कि जनता वापस चुनेगी? देखिए, हमने ओवरऑल मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले गए हैं। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, सड़क में हम कहीं नहीं थे। हम तो ऐसे राज्य थे जो बीमारू राज्य कहे जाते थे। गड्ढों में सड़क में गड्ढा ये पता नहीं था। मध्य प्रदेश में 2-2, 3-3 घंटे बिजली मिलती थी। आज 24/7 बिजली हम दे रहे हैं। 7.5 हमने मध्य प्रदेश में जब सत्ता संभाली तो 2900 मेगावाट बिजली की कुल उपलब्धता थी, आज बढ़ के 18,000 मेगावाट हो गई है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पर चलते हुए और हमारे नेता, वैश्विक नेता हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हम लोगों ने खेती के लिए जो काम किया उसके बारे में विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन गरीब कल्याण एजेंडा भी शुरू किया। हिंदुस्तान के संसाधनों पर अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो वो गरीबों का है। और हमारे आराध्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहा करते थे, जो सबसे नीचे है, जो सबसे पीछे है, वो तुम्हारे लिए सबसे पहले दरिद्र ही नारायण है। इसलिए जो गरीब कल्याण एजेंडा हमने प्रारंभ किया, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए सुलभ कराए। केवल ग्रोथ रेट बढ़ाने से काम नहीं चलेगा जब तक विकास का प्रकाश आम आदमी तक ना पहुंचे, गरीब तक ना पहुंचे। इसलिए सस्ता राशन, हर एक को रहने की जमीन, हर एक को मकान, फिर हमारे जो गरीबों के बेटे बेटी में भी टैलेंट, क्षमता और प्रतिभा होती है, हमने एक योजना बनाई
मेधावी विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, जिसमें हमने तय किया कि हमारे बच्चे 75% से ज्यादा नंबर अगर 12th बोर्ड में लाएंगे तो वो कोई सी भी पढ़ाई करे, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, कहीं भी एडमिशन हो तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, उनका मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, प्रदेश की सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण के जो काम मध्य प्रदेश में हुए हैं, बेटी के जन्म लेने से लेके और अंतिम सांस लेने तक सामाजिक सुरक्षा हमने उनके साथ खड़ी की है। फिर भी आपने इतना कुछ करा, लेकिन फिर भी आंदोलन खड़े हो गए, ऐसा भी हुआ, हमने देखा किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आंदोलन लोकतंत्र की ताकत है। जी जी, जनता अपनी भावनाओं का इजहार करती है। एक समस्या मध्य प्रदेश में है, मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा, बम्पर उत्पादन। मध्य प्रदेश में इतना उत्पादन हुआ है कि अब खट्टर जी बैठे हैं, पहले गेहूं में कभी पंजाब और हरियाणा हुआ करता था, कल 5वीं बार मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड मिल रहा है गेहूं के मामले में। तो अन्न के भंडार हमने भर दिए, फल और सब्जियां अच्छी पैदा की, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में हमने तेज प्रगति करी, लेकिन बम्पर उत्पादन के कारण चीजों के दाम कम हुए, अनाज के दाम कम हुए। और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जो भावांतर भुगतान योजना लेके आया, जिसमें हमने तय किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे अगर किसान का उत्पाद बिकेगा तो हम बिक्री मूल्य और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बीच का जो अंतर है वो सरकार के खजाने से किसान के खाते में डालेंगे और उसको घाटे की खेती नहीं करने देंगे। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कृषि आय दुगनी करने का, या जो लागत है उसका 50% कम से कम लाभ किसान को मिलना चाहिए। उस दिशा में मध्य प्रदेश ने कई कदम उठाए। जी, मैं आपकी बात आता हूं खट्टर साहब। हम राइजिंग इंडिया के मंच पे हैं और हरियाणा की जीडीपी के मैंने जीएसडीपी के आंकड़े देखे जो 6.2% के आसपास है, लेकिन इस देश की जीडीपी 7% के ऊपर ग्रो कर रही है लगभग। क्या आपको लगता नहीं है हरियाणा जो इतना बड़ा औद्योगिक राज्य है उसकी जीएसडीपी बेटर होनी चाहिए? और क्योंकि पिछले 3 सालों के अंदर, या फिर अब तो 4 साल होने वाले हैं, आपकी सरकार है, क्या आपको लगता नहीं है कि कुछ कमी रही है आपकी तरफ से? देखिए, अभी हमारे डिसीजन मेकिंग के अंदर स्पेशली हमारे 3.5 साल हुए हैं जी। 3.5 साल में हमारा जो नेटवर्क और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बन गया है, उसमें निश्चित रूप से आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश हमारी है। जैसे अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैं करता हूं, 2014 में हम 14वें रैंक पर थे और अब इस समय जो डायनेमिक डेली जो इस समय जो रैंकिंग आ रही है, आज के दिन में हम 2nd प्लेस पर हैं। फर्स्ट इज वेस्ट बंगाल, सेकंड इज क्लबिंग 3 स्टेट्स ऑन 2nd प्लेस, तो हरियाणा 2nd प्लेस पर है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर बढ़िया होगा तो उद्योग भी निश्चित रूप से वहां आएगा। पर सर मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि जीडीपी हरियाणा की 7.58% हो सकती है, हरियाणा की वो ताकत है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग। मैंने बताया ना, अभी उसका जो शुरुआत हो रही है वो उद्योग से शुरुआत हो रही है, खेती से शुरुआत हो रही है। हमने किसान के कल्याण के लिए हमारे उत्पादन अच्छा बने, इस नाते से अभी हमने किसान कल्याण प्राधिकरण बनाया है ताकि एक सामूहिक प्रयास करके और हम किसान की आय को बढ़ाएं, उत्पाद बढ़ाएं, ताकि उसमें से जीएसटी भी बढ़ेगी और निश्चित रूप से रोजगार और किसान की आय, ये दोनों चीजें ऐसी हैं हमारी जीडीपी को बढ़ाएगी। सर्विसेज के नाते गुरुग्राम और इस प्रकार के जो और विकास के काम अराउंड दिल्ली एनसीआर एरिया में हो रहे हैं, उसके नाते से सर्विसेज भी बढ़ेगी। जयराम ठाकुर साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं उनमें बहुत दम है, क्या आपको लगता है दम दिखाई दिया है? क्योंकि कई उपचुनाव जीते हैं, मध्य प्रदेश में भी जीता, राजस्थान में भी जीता और अब तो गोरखपुर में भी। हालांकि समाजवादी पार्टी ने बात दी थी कि राहुल गांधी में आपको दम दिख रहा है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मुझे तो लगता है कि इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा मैं राहुल जी के बारे में, पूरा देश कांग्रेस मुक्त हो गया और जहां कभी हम जीते नहीं थे, 1%, 1.5% वोट हमको पड़ता था, एक विधायक नहीं था, ऐसी जगह हम जाकर के नॉर्थ ईस्ट में जाकर के हम 3 प्रदेश जीत करके आए। मुझे लगता है कि उसके बावजूद भी कुछ बातों का वो जिक्र करने का उसका बड़ा महत्व नहीं है, उसका उस पर जिक्र करने की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है। लेकिन पूरे देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक दिशा पूरे देश को मिली है, देश लगातार आगे बढ़ रहा है और उस तरह से पूरे देश भर में एक मन बना चुका है आम आदमी कि भाई मोदी जी के नेतृत्व में फिर से सत्ता में आना है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों ने हमें अपना यहाँ पर बहुत कीमती समय दिया और मुझे उम्मीद है कि राइजिंग स्टेट से राइजिंग इंडिया होगा। थैंक यू वेरी मच अमीश। कैन वी हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर एंड जयराम ठाकुर? एंड थैंक यू अमीश।